प्रिय छात्रों, आज का हम लोगों का विषय दिल्ली सल्तनत में तकनीकी विकास है और इस विषय को पढ़ने से पहले इसके महत्व को जान लेना ज़रूरी होगा कि आखिर हम लोग दिल्ली सल्तनत का तकनीकी विकास क्यों पढ़ने जा रहे हैं। इस क्रम में जब हम लोग इतिहास पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि इतिहास सिर्फ युद्धों का, साम्राज्य विस्तार का ही इतिहास नहीं होता। कोई शासक या वंश अपनी सत्ता को स्थापित करता है तो ऊपरी तौर पर देखने में हमें लगता है कि युद्ध के द्वारा किसी क्षेत्र को उसने विजित कर दिया, लेकिन उस विजय को अस्थायित्व प्रदान करने में दूसरे तत्व काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वो दूसरे तत्व क्या होते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मजबूत होना चाहिए उस शासन व्यवस्था में, तभी वो शासन व्यवस्था स्थायी हो सकता है। जैसे उसका प्रशासन काफी सुदृढ़ होना चाहिए, जैसे उसकी कृषि व्यवस्था काफी मजबूत होनी चाहिए ताकि उसको कर की वसूली अच्छे पैमाना पे हो सके जिससे वो शासन चला सके। अगर उस के काल में बड़ी बड़ी भवनें बनी हैं, नहरें बनी हैं या जनोपयोगी बहुत सारे कार्य हुए हैं, तो इस बात के प्रमाण हैं कि वो शासन जो है वो जनोपयोगी था और जनोपयोगी का काम वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसके यहाँ राजस्व अधिक प्राप्त हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों में जो किसी वंश के या किसी राजा के अस्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है उस काल के में हुए तकनीकी विकास। जिस पीरियड का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप गौर से देखिए कि हर पीरियड में किसी वंश या किसी राजा के सत्ता में बने रहने का एक आधार ये भी है कि वो वंश या वो राजा तकनीकी रूप से पूर्व के वंशों से ज्यादा श्रेष्ठ था। और ये चीज अनादिकाल से आज तक आप गौर से देखिए तो ये चीज आपको अनुभव होगा कि जो वंश या जो राजा तकनीकी रूप से ज्यादा मजबूत था, टेक्नोलॉजिकली डेवलप था, वही राजा शासन स्थापित करने में अस्थायी रूप से सफल रहा। हम इसको थोड़ा सा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक एक परमाणु के आधार पर इसको साबित करने की कोशिश करें। जैसे आप लीजिए अजातशत्रु या बिंबिसार, जिसने भारत में मगध को सुदृढ़ करने का प्रारंभ करना शुरू किया और यहीं से भारत में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो क्या था कि इन हर्यक वंश के इन शासकों के पास महाशिलाकंटक और रथ मूसर जैसे हथियार थे जो पूर्व के शासकों के पास नहीं थे। इसलिए अपने इन दो शस्त्रों के माध्यम से क्या किया कि बाकी 16 महाजनपद पे अधिकार किया। ये इतिहास से हमें पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मौर्य वंश की स्थापना हुई तो तकनीकी रूप से वो काफी सुदृढ़ था पूर्व के कालों से। कैसे? तो उस समय की जो चीजें मिलती है, सबसे पहली चीज मिलती है आहत मुद्रा, पंचमांड, जिससे क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य जो है वो वस्तु विनिमय के स्थान पर जो है वो मुद्रा के रूप में चलना शुरू हुआ। हालांकि पूरे रूप से नहीं हुआ, लेकिन मुद्रा का प्रयोग होना शुरू हुआ। जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं उस पीरियड का, तो वो उसके तकनीकी विकास को इंगित करता है कि पटना के दीदारगंज से जो यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जो अभी पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, आप जाकर देखेंगे तो लगेगा कि अब हमसे बात करने लगे। इसी प्रकार से आपके गया शहर के, गया जिला के बगल में जहानाबाद जिला, जहां बराबर की पहाड़ी, वहां जिस प्रकार से गुफाओं का निर्माण किया गया मौर्य काल में अशोक के द्वारा, उसके पुत्र दशरथ के द्वारा 7 गुफाएं मिलेंगी आपको। तो गुफा में जिस प्रकार की चिकनाहट है वो उच्च तकनीक का को प्रतिनिधित्व करता है।
इसी प्रकार से जो विदेशी लोग आए, तो विदेशियों के पास तकनीक के रूप में जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये कि घोड़ा से युद्ध करने के लिए आए। उनके पास युद्धास्त्र के रूप में जो है अश्वसेना काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा जो उनका लिबास था, जो कपड़े थे, वो बदन में सटे रहते थे, जिसके वजह से वो और अच्छे पैमाना पे युद्ध कर सकते थे। तो ये तकनीक के कारण जो विदेशी जातियां थी उनको सफलता मिली। इसी प्रकार से तुर्क लोग जब आए तो इनके पास तकनीकी विकास पूर्व के कालों से ज्यादा अच्छा था। उसी तकनीकी विकास को हम इस क्लास में पढ़ेंगे, तो उसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे। मुगल आए तो उनके पास तोप के रूप में तकनीकी विकास था, इसलिए पूर्व के जो लोधी शासक थे, यन भारतीय शासक थे, उसको मुगल बड़े आसानी से पराजित करने में सफल हुए। अंग्रेज आए तो उनके पास एनफील्ड राइफल था, जो पूर्व के शासकों के पास नहीं था, तो अंग्रेज सफल हो गए। इस प्रकार से आधुनिक काल पर अगर आप आते हैं तो देखते हैं कि वर्तमान समय में वही देश शक्तिशाली माना जाता है जिसके पास प्रक्षेपास्त्र तकनीक हो, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी। जिस देश के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो देश वर्तमान समय में विश्व पर अपना वर्चस्व बनाने में सफल हो जाता है, और उसके कारण से वो विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। और आज के दौर में तकनीक का सिर्फ युद्धक रूप भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ देश ऐसे हैं जिसमें जापान सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपनी नीति बदल दी कि वो तकनीक का प्रयोग युद्धास्त्र के लिए नहीं करेगा, बल्कि तकनीक का प्रयोग देश के विकास के लिए करेगा। परिणाम क्या है? एक छोटा सा देश जिसके पास खनिज संसाधन के रूप में अल्प मात्रा पाई जाती, दूसरे देशों से खनिज का आयात करके वो विश्व का एक तकनीक के माध्यम से अपने आप को शक्तिशाली बनाने में सफल रहा है। तो आज भी वही देश अस्थायी है, आज भी उन्हीं देशों में स्थायित्व है जिन देशों के यहाँ तकनीकें अच्छी हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, और वही विकसित देश चला रहा है। तो हमने प्राचीन काल से लेके आज तक ये बात को प्रमाणित किया कि किसी भी शासन व्यवस्था के लिए अस्थायित्व का आधार जो होता है वो टेक्नोलॉजी होता है, तकनीक होता है। गल्फ के देशों में, खाड़ी के देशों में बहुत सोना और पेट्रोल, लेकिन अस्थिर है खाड़ी का देश। क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं। जिन देशों के पास टेक्नोलॉजी है, नहीं अमेरिका के पास, रूस के पास, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना वर्चस्व बनाने के लिए वो लोग खाड़ी के देशों में क्या कर रहे हैं? युद्ध को प्रमोट कर रहे हैं। अगर खाड़ी के देशों के पास अपनी तकनीकी विकास होता तो फिर विश्व के दूसरे विकसित देशों को मौका नहीं मिलता कि वह हस्तक्षेप कर करके अपना हित साधते और उन देशों में अशांति का माहौल पैदा करते। तो इसलिए अनिवार्य है कि अगर आपको विकसित करना है, डेवलप करना है, या एक विकसित देश कहलाना है, या अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करना है, तो तकनीकी रूप से आपको उच्च हो। अगर तकनीकी रूप से आप उच्च होते हैं तभी आप अपने देश के शासन को स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। ये इतिहास के मामले में साबित हो गया, या इतिहास के द्वारा ये चीज प्रमाणित होगी। अब हम लोगों का अध्ययन का विषय सिर्फ दिल्ली सल्तनत कि दिल्ली सल्तनत में जो है तकनीकी विकास क्या क्या हुआ था। तो इस क्रम में हम पाते हैं कि इस विषय से संबंधित जो स्रोत है वो प्रोफेसर इरफान हबीब, इन्होंने भारत के मध्यकालीन अर्थव्यवस्था पे बहुत काम किया है। 9 वॉल्यूम में इनका किताब है और उसमें पूरा का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। प्राइमरी सोर्स है इनका, प्राथमिक स्रोत है, और उससे अन्य रिसर्चर जो है बाद में चल करके द्वितीय स्रोत के रूप में उसको इस्तेमाल करते। तो इरफान हबीब के द्वारा, यह भी जीवित इतिहासकार है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिटायर्ड है। तो इन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी
13वीं प्लस 14वीं सदी का ये पीरियड किसका है? तो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है। इस 13वीं और 14वीं शताब्दी में व्यापक अध्ययन किया है और इस व्यापक अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने इस काल में हुए तकनीकी विकास को उद्घाटित। इसके पहले तक लोग नहीं जानते थे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट हुआ है। इनका यह प्रयास था जिससे ये प्रमाणित हुआ कि दिल्ली सल्तनत सिर्फ युद्धों का इतिहास नहीं रखता है अपने पास, बल्कि तकनीकी विकास का भी इतिहास रखता है। और ये इन्होंने जो उद्घाटित किया इसका अध्ययन जो है हम लोग निम्न रूप से करेंगे, तब पूरी बातें स्पष्ट होंगी। उसमें सबसे पहला जो उन्होंने कहा वो था सिंचाई के क्षेत्र में तकनीकी विकास। देखिए, तुर्कों के आगमन के पहले सिंचाई के क्षेत्र में अरघट का प्रयोग होता था। और अरघट का प्रयोग किस रूप में होता था? तो कुआं से पानी निकालने में, कुआं से पानी निकालने में इस अरघट का प्रयोग होता है। और ये अरघट जो था इस समय तुर्क के पूर्व काल में अल्प विकसित था। यहाँ पर अल्प विकसित शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि अरघट से बड़े पैमाने पर पानी नहीं निकाला जाता था और गहरे कुओं से नहीं निकाला जाता। दो इसकी बुराई। अगर कमी कहा जाए अरघट का तो क्या भाई? तो गहरे कुएं से पानी निकालने में सक्षम नहीं था और बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में पानी से निकलता। इस कमी को जो तुर्कों ने जो विकसित किया, उसको हम लोग बोलते हैं रहट। ठीक है, ये एक्चुअली में रहट क्या चीज था? तो अरघट का विकसित रूप था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी की पूरी नई टेक्नोलॉजी थी है, बल्कि भारत में इसका प्रचलन पानी निकालने के रूप में पहले से चला रहा है, लेकिन तुर्कों ने उसका विकसित रूप इसलिए
देने में सफलता प्राप्त की कि ये लोग जिस क्षेत्र से आ रहे थे उसमें से कुछ क्षेत्र ऐसा था जो रेगिस्तानी था, जहां पानी जो है वो बहुत गहराई में पाया जाता था। तो उस गहराई से पानी निकालने की तकनीक ये मध्य एशिया से लेकर के आए, और भारत में पानी जो था वो उतनी गहराई में नहीं था। उसी का एक्सप्लेनेशन करता है, पूरा क्लास सुन लीजिए, उसके बाद आपको जानकारी। तो यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अल्प मात्रा में पानी निकलता था और बहुत गहराई से ये खींचने में सक्षम नहीं था, क्योंकि पानी यहाँ ऊपर है। अब तुर्क लोग जिस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र में पानी बहुत गहराई में था, कम जगहों पे मिलता था, इसलिए उन्होंने ऐसा तकनीक विकसित किया कि गहराई से पानी निकाला जाए और ज्यादा मात्रा में निकाला जाए। आज की राजस्थान वगैरह में कुछ एग्जाम्पल्स आपको आज के काल में भी मिलेगा, गहराई से पानी निकालने में। क्लास ले लेते हैं तब उसको हम लोग उस टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। अब देखिए उसी चीज को हम बनाएंगे। अब देखिए कि ये विकसित हुआ तो इसमें तकनीक क्या थी, आखिर ये पूर्व के अर्घट से कैसे टेक्नोलॉजिकली भिन्न था। तो भिन्न इसलिए था कि दो लोहे के छड़ रहते थे, ठीक है। उसमें से दो में से एक लोहा जो है वो क्षैतिज रूप से बिछा रहता, ठीक है, क्षैतिज पर इस ढंग से, और ये दूसरा लोहा जो होता था वो लंबवत रूप से रहता था, यानी खड़ा। और ये दोनों जो थे यानी क्षैतिज व लंबवत, ये दोनों एक त्रिकता, त्रिकता का मतलब हुआ गियर से क्या होते थे, जुड़े होते थे। अब देखिए इसको मैपिंग हम बना देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमने कहा कि पहले क्षैतिज, ठीक है, तो क्षैतिज का मतलब क्या हुआ कि आप मान लीजिए क्षैतिज है, ठीक है, इसमें जो है वो एक गियर बना दिया गया, और इस गियर में, गियर इसलिए बोलते हैं कि गियर उसको बोला जाता है त्रिकता कि जिसमें कांटानुमा निकला हुआ हो तो दूसरा चीज फंसा करके वो उसको घुमा सके। तो इस ढंग से मान लिया जाए ये है, ये क्षैतिज रूप से एक है। अब इसके ऊपर जो है वो एक बाल्टी इस ढंग से बना हुआ, और इसमें भी इस ढंग से ये निकला हुआ है, तो जाके गियर में क्या होता है, फंस जाता है, ठीक है, फंस जाएगा उसमें। ये अगर घूमेगा तो क्या होगा, ये इसको घुमाएगा, और इसमें क्या है, ऐसा ऐसा जो है बाल्टी इसमें लगा हुआ है। क्लियर। अब देखिए कि इस ढंग से घूमेगा तो यहां पर आएगा, तो ये क्या है, ये कुआं है, ये इतना दूर जो है आप क्या मान लीजिए, ये कुआं, ये वाला क्या हो गया, क्षैतिज लोहा, ये क्या हो गया, बाल्टी, और ये वाला क्या हो गया, त्रिकता है, गियर।
तो कुएं से जुड़ा हुआ ये पूरा मैकेनिज्म आपने देख लिया है ना। अब देखिए क्या होगा कि एक तो गियर यहाँ लगा हुआ है, अब दूसरा जो है गियर यहाँ लगा रहेगा। इस छोर पर ये दूसरा गियर लगा हुआ है। अब इसमें जो है लंबवत रूप से एक छड़ रहेगा। हमने कहा कि एक क्षैतिज का काम बता दिया, दूसरा लंबवत का काम बता रहा है। इसमें भी एक तिरका रहेगा, गियर रहेगा, और ये गियर इस गियर से क्या होगा, जुड़ा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इसमें बैल बंधा रहेगा। क्या? बैल। आदमी नहीं इसको करेगा, बैल। एक बैल इसको घुमाएगा, तो बैल घुमाएगा तो क्या होगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा तो ये घूमेगा, और ये जब घूमेगा तो इसको घुमाएगा। इस ढंग से बाल्टी जो है वो कुआं में ऐसे ऐसे रोटेट करती रहेगी। मतलब इधर से आप मान के चलिए, तो इधर से ही किया तो पानी इसमें घुस गया, ऐसे घुमा, ऐसे हुआ, अब फिर यहाँ पर ये तो पानी गिरा देगा ना। नहीं बात समझ आ रही? वहां पर एक नाली बना रहता है लोहे का, वो कुआं में नहीं जाएगा, वो उस पर गिर जाएगा और फिर हो जाएगा। तो उस मतलब नाली में, लोहे की जो नाली बनी रहेगी, जो बाद में मिट्टी की नाली में मिल जाएगी, तो उस नाली में क्या होगा, ये बाल्टी फिर तुरंत ही बाल्टी आगे गिरा रहा है, फिर तुरंत ही बाल्टी आगे गिरा रहा है। तो जितना आप जानवरों को यहाँ बैल को स्पीड घुमाएंगे, उतना ज़्यादा स्पीड ये तिरका घूमेगा, तो उतना ही ज़्यादा स्पीड से पानी जो है उस नाली में गिरेगा। तो जैसे पंप से आप अभी सिंचाई कर रहे हैं, तो उससे अधिक पानी इससे गिरता था। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो अर्घट था वो उन क्षेत्रों के भारत के लिए उपयुक्त था जहां पानी का जलस्तर ऊंचा था या बरसात हो जाता था, अल्प मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती, तो ऐसे जगहों पे अर्घट से काम चल जाता था। लेकिन भारत का कुछ क्षेत्र ऐसा था जो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही, और ऐसे जगहों पे भूमिगत जलस्तर काफी नीचे था। तो ऐसा में दो स्थल था, एक स्थल कहाँ था, पंजाब में, और दूसरा स्थल जो था हरियाणा। ये आज हरियाणा हम बोल रहे हैं, उस समय समझ जाइए कि हरियाणा पंजाब के अधीन था। और जिस समय का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, उस समय आज का पंजाब आप मत मान, 75% भाग तो इसका पाकिस्तान में है, 25% ही भारत में। तो इतना बड़ा क्षेत्र, साथ में उसमें हरियाणा, ये सब पंजाब का इलाका माना जाता है। तो यहाँ पंजाब और हरियाणा में इस रहट का प्रयोग। अब इस समय से पहले तक दिल्ली सल्तनत से पूर्व का जब इतिहास हम लोग देखेंगे पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब हरियाणा दिल्ली सल्तनत से पूर्व संपन्न नहीं था, प्रोस्पेरस नहीं था। ये सिर्फ इस तकनीक के वजह से ये पंजाब हरियाणा में ज्यादा उत्पादन होने लगा और भारत का अन्न भंडार बनने लगा। तो वर्तमान समय पंजाब हरियाणा भारत का जो अन्न भंडार बना हुआ है, ये देन किसकी थी? तुर्कों। क्यों? क्योंकि राहत का इस्तेमाल करा और इससे एक विशेष जाति प्रभावित हुई, और वो जाति काफी संपन्न बन गई, और उस जाति को जाट बोलते हैं। तो आज जो सिख हैं वो पूर्व के क्या थे? जाट। आज सिख को हम जाट नहीं बोलते हैं, सिख बोलते हैं। जाट उसको बोलते हैं जो हिंदू। लेकिन वास्तविक बात है कि ये दोनों एक ही जातियां की जाट, और ये सभी के सभी किसान हैं। तो आज भी प्रोस्पेरस है, आज भी समृद्ध है। ये भारत का ये वो इलाका है
जहां कृषि उद्योग के समान प्रयुक्त होती है और इस कृषि को वहां के लोग उद्योग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अच्छी आय होती है। तो अब तो खैर पंजाब या हरियाणा के क्षेत्र में नहरों का जाल बिछ गया है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि राहट के माध्यम से ही हो रही है, अब अन्य संसाधन बहुत सारे हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा में जो प्रॉस्पेरिटी आई, जो समृद्धि आई, वो राहट की वजह से आई और उस समय से वहां से जाट समुदाय जो खुशहाल हुए वो आज तक खुशहाल है। अब आपसे ये प्रश्न किया जाएगा कि ऐसी परिस्थिति में जो वहां की पॉपुलेशन क्या तुर्क विरोधी हो सकती थी? क्यों नहीं हो सकती थी? इसलिए नहीं कि उनको तुर्कों के रहने के वजह से ये तकलीफ मिला और सुरक्षा मिली। तो ये आधार बना तुर्क के शासन के अस्थायी। तुर्क सत्ता बाद में चल के समाप्त हुई, वो अपने आपसी अंतर विरोधों के कारण। उनके अंदर बहुत सारी अवगुण विकसित हो गए थे जो आपको पूर्व के राजनीतिक इतिहास में पढ़ चुके हैं इसको। उन अवगुणों के कारण ममलुकों का पतन हुआ, उन अवगुणों का कारण खिलजियों का पतन हुआ, उन अवगुणों के कारण जो है वो तुगलकों, सैयदों और लोदियों का पतन हुआ। और अंत में जो दूसरी जाति आई मुगल, वो तकनीक के मामले में लोदियों से ज्यादा विकसित थी, इसलिए लोदी पराजित हो गए क्योंकि लोदियों के पास तोप नहीं। तो कोई वंश सत्तासीन रहेगा उसमें तकनीक का बहुत बड़ा हस्तक्षेप होगा। जिसके पास तकनीक विकसित होगी वो वंश या वो जाति जो है वो कब्जा करेगी, ये इतिहास हमें बताता है। तो ये तो आपने सिंचाई के क्षेत्र में देखा एक चीज। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है सुरक्षा के क्षेत्र में। तकनीकी विकास। अब देखिए सुरक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकली डेवलप थे तुर्क लोग, इसलिए यहाँ के लोगों को पराजित करने में सफल रहे। और सुरक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग देखते हैं तो दो उपकरण काफी महत्वपूर्ण। उन्होंने दो चीज ऐसा नया चीज लाया जो भारत में इसके पहले मौजूद नहीं था और इसका इस्तेमाल करने से उसकी सेना श्रेष्ठ हुई। ठीक है, वो दो उपकरण क्या था? आप अभी के समय में जब देखिएगा तो बोलेगा ये बात हुआ सर, ये तो बहुत मामूली चीज है। मामूली चीज इसलिए लगेगी आपको कि आज बहुत इजी ये तकनीक आपको पता है, लेकिन उस समय पता नहीं था। तो उस समय ये तकनीक बहुत महत्वपूर्ण थी और वो था नाल और दूसरा था रकाब। एक था नाल और दूसरा था रकाब। आप जानते हैं कि नाल और रकाब का अर्थ क्या होता है? नाल का प्रयोग घोड़े के खुर में किया जाता है और रकाब का प्रयोग सैनिक अपने शरीर को सैनिक घोड़े पर चढ़ने हेतु करते। अब ये दोनों चीज युद्ध कला में श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया।
दोनों चीज युद्ध कला में श्रेष्ठता का प्रतीक कैसे बना कि ऐसी बात नहीं था कि तुर्कों के आगमन से पहले भारतीय सैनिक घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे। भारत में भी घोड़े का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है, लेकिन एक कमी के साथ कि जो घोड़ा का खुर होता था वो प्राकृतिक रूप से जिस प्रकार से उसका खुर बना होता था उसी प्रकार के घोड़े का प्रयोग भारतीय सैनिक करते थे। अब घोड़ा अगर तेज गति से दौड़ रहा है, कोई पत्थर आ गया, कंकड़ आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में घोड़े का खुर जख्मी हो जाता है, और जब पैर ही घोड़े का जख्मी हो गया तो वो घोड़ा चलने के योग नहीं रहता, जिससे सैनिक युद्ध करने में असफल हो जाते थे। तो भारतीय अश्वरोही सेना के पास ये सबसे बड़ी कमजोरी है। तुर्क लोग जो आए तो उनके घोड़ों में लोहे का नाल लगा रहता था, जिसके वजह से तुर्क सैनिक के घोड़े जो है वो जख्मी नहीं होते और हर प्रकार के स्थलीय भाग पर युद्ध करने में सक्षम होते। अब ऐसे दो सेनाओं के बीच अगर युद्ध हो रहा हो जिसमें एक सेना के घोड़े में नाल है और दूसरे सेना के घोड़े में नाल नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस घोड़े में नाल नहीं है वो घोड़ा जख्मी होगा, और जख्मी होने के कारण उस पर बैठा हुआ सैनिक कुशलता पूर्वक युद्ध नहीं करता, तो हार जाएगा वो। अब उसका घोड़ा जख्मी हो गया तो स्वाभाविक सी बात है वो नीचे गिर जाएगा। उसने अभ्यास किया है घोड़े पर खड़ा होकर, घोड़े पर चलकर युद्ध करने का, वो पाए के रूप में युद्ध करने में सफल नहीं होगा। और दूसरा, तो उसका विरोधी घोड़ा पर बैठा हुआ है, तो घोड़ा पर से वार करेगा तो उस वार को सह पाना इसके लिए संभव नहीं होगा। तो जीत उसकी होती थी जो जिसके घोड़े में नाल लगे होते। तो फिर बाद के कालों में यहाँ के शासकों ने घोड़े में नाल ठोकना शुरू किया। और दूसरा क्या था कि घोड़ा पर चढ़ने के लिए और चढ़ करके मजबूती से बैठने के लिए एक आधार था, इस आधार को रकाब बोलते थे। रकाब क्या था, तो उसके पीठ में दोनों ओर लटका हुआ जो है एक रस्सी हुआ करता, और वो रस्सी के नीचे जो है वो कपड़े का गुट्ठल बना दिया जाता है। तो सैनिक, भारतीय सैनिक को जब बैठना होता था तो अपना अंगूठा उसमें फंसा कर करके चढ़ते थे। अब एक गुट्ठल में अंगूठा फंसा के आप चढ़िएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पैर को ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा और असुविधा का सामना करना पड़ेगा। फिर उस पर आप खड़े होकर के युद्ध नहीं कर सकते, उसको सहारा लेकर के आप घोड़े पर सिर्फ बैठ सकते हैं। इसके विपरीत जो इस कपड़े के गट्ठर के स्थान पर जो तुर्कों ने इस्तेमाल किया वो रकाब था। रकाब क्या था कि एक इस तरह की बनी हुई आकृति होती, ठीक है, जो इस तरीके से रस्सी से जो है उसके पीठ पर बंध करके दूसरी ओर जाती थी और दोनों ओर इस प्रकार की आती थी। अब ऐसी परिस्थिति में घुड़सवार को जब चढ़ना होता था तो उसका पूरा पैर इसके अंदर घुस जाता था, तो कहाँ अंगूठा फंसाना और कहाँ पूरा पैर दचना, इसमें बहुत बल उसको नहीं लगता था, आराम से घोड़े पर जो है बैठ जाता था और फिर दूसरा पैर दूसरे रकाब में जाकर फंसा लेता था। तो ऐसी परिस्थिति में वो घोड़े पर खड़ा होकर के भी युद्ध कर सकता है। भारतीय सैनिक घोड़े पर खड़ा होकर के युद्ध नहीं कर सकते, और उसको घोड़े को तेज दौड़ाने में भी उसमें सहायता मिलती है। तेज घोड़ा दौड़ रहा है तो शरीर हिलेगा भी, तो रकाब अगर पूरा पैर फंसाए हुए है तो वो शरीर को कंट्रोल करने में सफल रहेगा। पैर को पूरा तान करके रकाब पर रखेगा तो क्या होगा, शरीर उसका संतुलित हो जाएगा और बहुत स्पीड से घोड़े को लेकर चलेगा। लेकिन जहाँ रकाब के स्थान पर गुट्ठर है तो वो जो है अपने घोड़े को बहुत तेज गति से नहीं भगा सकता है,
क्योंकि तेज गति से भगाएगा और शरीर उसका हिलेगा तो उसको डर है कि वो गिर भी सकता है। फिर इसी के साथ एक और चीज है रकाब के साथ, कि जो जिन होता था, ये तो रकाब हो गया ना, एक जिन होता था। दो उपकरण हमने लिखा है, लेकिन ये रकाब जो है, रकाब से जुड़ा हुआ एक जिन होता था। जिन क्या होता था कि घुड़सवार को बैठने वाला था, जिस पर घुड़सवार बैठता था, ठीक है ना। तो घुड़सवार अगर नंगी पीठ पर घोड़े पर बैठ जाएगा तो क्या होगा, गिर जाएगा, बहुत दूर और बहुत स्पीड नहीं चल सकता है। तो उस पर कपड़े का जो है एक गद्दा बना करके उसके इसमें बांध दिया जाता है पेट में, वो जिन कहलाता है। तो भारत में चमड़ा जो है अपवित्र माना जाता है, इसलिए भारतीय घोड़ों में कपड़े के जिन बने होते हैं और भारतीय सैनिक कपड़े के जिन का प्रयोग करते थे। अब ऐसी परिस्थिति में कपड़ा सरक जाया करता था समय समय पे। अब कपड़ा जब सरक गया तो सैनिक गिर गया, और तुर्कों ने जो जिन का प्रयोग किया वो चमड़े का प्रयोग किया। तो चमड़े के जिन की विशेषता यह थी कि घोड़े का पीठ भी चमड़ा और जिन भी चमड़े का, और फिर चमड़े के जिन में जो नीचे कसने वाला भाग होता था वो काफी सुविधाजनक होता था, यानी चमड़े के जिन को उसके पेट में बहुत कस करके बांध दिया जाता था। तो इन दो कारणों से चमड़े का जिन सरकता नहीं था घोड़े के पीठ पर, और बहुत इत्मीनान से घुड़सवार जो है उस पर बैठे रहते थे। तो इस तरीके से कुछ लोग और बोलते हैं कि एक तलवार के साथ साथ ढाल, आप लोग देखे होंगे, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल। तो ये भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ढाल भी तुर्कों ने लाया, हालांकि इस पर विवाद है। ढाल भारत में भी पूर्व काल से प्रयुक्त हो रहा था, ऐसी बात नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ये तीन चीजें ऐसी थी, नाल, रकाब और जिन, जो एक नवीन तकनीक थी और युद्ध क्षेत्र में जो है वो काफी प्रभावी थी। और फिर भारतीय सेनाओं ने भी इसको सीखा, तो भारतीय सेनाओं को युद्ध कला में काफी पारंगता प्राप्त, और तुर्क सेना अस्थायी रूप से सफल इसलिए हुई, यह तुर्क शासन अस्थायी रूप से सफल इसलिए हुआ कि युद्ध क्षेत्र में तकनीक के मामले में वो भारतीय पक्ष से ज्यादा सुविधाजनक थी। तो इन होल अगर कहा जाए तो इसको ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि थोड़ा सा कि भारतीय पक्ष में उपर्युक्त तकनीकी विकास नहीं पाया जाता, जबकि भारतीय पक्ष में ये तुर्की पक्ष में ये पाया जाता था। तो इसके कारण से क्या हुआ, तुर्क विजित हुए, भारतीय शक्तियां पराजित। तो जो तकनीकी आई तीन चीज वो तुर्कों के द्वारा भारत में, तो ये हो गया। अब देखिए अगला जो तकनीकी डेवलपमेंट था वो था चरखा का आविष्कार। चरखा का, सुनीता जी, चरखा का अर्थ आप बता सकते हैं कि चरखा का मतलब क्या होता है, क्या किस काम में आता है? जी, कपड़े को आप बता सकते हैं अविश्वास सूट का। एक्चुअली कितना माइनर डिफरेंस है। गांधी जी का फोटो अक्सर आपको चरखा के साथ
मिलेगा, या फिल्म वगैरह ये बहुत सारी पुरानी पुरानी बची हुई है जिसको कभी कभी चलाया जाता है। गांधी जी बात कर रहे हैं, गांधी जी अपने आश्रम में रहते थे ना, तो चरखा चलाते रहते, कोई मिलने वाला गया तो बात भी कर रहे हैं और चरखा भी चला रहा है, तो चरखा चलाते उनको देखे थे क्या कपड़ा बनता था चरखा चलाने में। वो जो रुई होता था ना, एक जो बड़ा वाला घेरा होता था वो घूम रहा है और वो लगा रहता था छोटे वाले व्हील में, और छोटा वाला व्हील में एक गुट्ठल रहता था लकड़ी का, ठीक है ना। और यहाँ वो ऐसे करते थे ना तो गुठलवा घूमता था, तो करते क्या थे कि जो फंसा दिए ये रुई को, कहीं फंसाने की जगह होता था, घूम रहा है ना, तो वो घूम रहा है ऐसे, उससे रुई जो है वो घूमते घूमते सूत बन रहा है, और सूत जब बन गया, मान लिया इतना बन गया, तो उसको उसमें लपेट दिए, किसमें, वो जो लकड़ी का ऐसे बेबिन बना हुआ है, बेबिन उसको बोलिए, हाँ बॉबिन, और फिर उसमें तो लगा हुआ है मतलब ऑलरेडी कपास, तो जितना सूत बना उतना बॉबिन में लगता है। अब फिर उधर क्रम बन गया, अब उधर घूम रहा है तो सूत बना, फिर किससे बनता है, कपास से बनता है। जो आरंभिक काल में जो कपड़े बनते थे वो किससे बनते थे, कपास से बनते थे। या मान लिया जाए रेशम का ही बनता है, तो रेशम का भी आपका धागा बनाना पड़ेगा, तो धागा तो सब में बनता है, धागा बनेगा तभी उससे कपड़ा की बुनाई होगी, बिना धागा के आप कपड़ा की बुनाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा धागा का जो सोर्स था वो कपास था, कपास के बिनौले से निकलता था वाइट वाइट, और वही एक जगह एकत्र करके ढेर हो जाता था, उसी को सूत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो अब लिख ही देते हैं आपको, चरखा का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है, तो सूत काटने के लिए, सूत काटने हेतु चरखे का हम लोग प्रयोग करते हैं वर्तमान समय। तो ये तुर्कों के दिन। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि पूर्व में इसका रूप क्या था, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। पूर्व में चरखा के स्थान पर तकली का प्रयोग होता है। अब बोलिए गौरव कि ये तकली क्या होता है। बोलिए, आप ही से पूछ रहा हूँ। एक साथ करने का क्या होता है सुन, तकली का क्या मीनिंग, और ऐसी किताब या नोट्स पढ़ करके बढ़ गए होंगे आप, तो बातें लिखी हुई हैं। हरीशचंद्र वर्मा जो हमने आपको बोला पढ़ने के लिए, उसको पढ़ेगा करेंगे। अब देखिए, चरखा तो मैंने आपको समझा दिया, दिखला दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हम ये बात बोलते हैं कि सूत काटने के लिए चरखा का इस्तेमाल किया और इससे जो है हम कपड़ा बुनने लगा, तो आपके दिमाग में स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठेगा, तो क्या इसके पहले भारत में नहीं सर, उसको धुनेठी बोलते हैं, उसको तकली नहीं बोलते, तकली। हम आ रहे हैं, आपको समझाते हैं, आप काहे घबरा रहे हैं। तो इससे एक प्रश्न आपके पास पहुंचता है, तो इसका मतलब भारत में कताई होती नहीं थी धागे की, तो फिर साहब कपड़ा नहीं बनता हो, इसलिए कि धागा नहीं बनेगा तो कपड़ा कैसे बनेगा। जबकि इतिहास के जरिए हमको ये पता है कि भारत कपड़े के मामले में प्राचीन काल से ही धनधान है। हड़प्पा सभ्यता में हमको सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, और इसका बजाते तौर पर निर्यात होता था। उसके बाद मौर्योत्तर काल में जो है वो इस मसाले के साथ साथ कपड़े भी जो है बेचे जाते थे विदेशों में। तो उस समय कैसे बनता था, तो उस समय कपास से धागा इसी तकली से बनता था।
और तकली क्या था, बहुत मामूली चीज थी। एक पतला पतला जो है लोहे का रॉड होता था, पतला लोहे का रॉड। वो पतला इस रूप में होगा कि आप जैसे कि मोटा कोई सुई होता है ना, मोटा सुई नहीं, सुआ जिसको बोलते हैं, जिसे बोड़ा सिलाता है, तुम जानते हो बोड़ा सिलाता है जो, उतना बड़ा जो है वो मोटा उसका व्यास होगा, इतना बड़ा होगा, और नीचे में गोल एक चक्का की तरह उसमें फिक्स हो, और ऊपर में जो लोहा का भाग हो हल्का सा ऐसे कटा हुआ होगा, अंदर की ओर धंसा हुआ। अब लोग करते क्या थे कि कपास को जो है वो जो कटा हुआ भाग था उसमें थोड़ा सा फंसा दिया और उसके बाद नीचे तकली को घुमा दिया ऐसे, तो क्या हुआ, कपास घूमने लगा। अब वो बन गया क्या, धागा बनता हुआ चला जा रहा है। अब जब इतना लंबा हो गया तो वहां पर से खोल करके जो है वो नीचे में जहां पर गोल चक्का नुमा बना हुआ था उसमें लपेटते हुए चले जा रहे हैं। अब लपेटते हुए चले गए, अब तो धागा का रूप ले लिया है, तो अब ऊपर जो धागा यहाँ पहुंचा तो धागे को फंसा दिया उसमें, किसने, वो जो घुसा हुआ रूप था, और फिर घुमाना शुरू किया तो फिर धागा बन गया। अब इस ढंग से जब इतना बड़ा धागा फिर खोल करके उसको, तो इस ढंग से धागा बनता था। बात समझ में आ रही है। अब उसमें मजबूती लाने के लिए उस धागे में बहुत सारे लोग जो है मोम या और कोई चीज से उसको रगड़ देते थे, तो धागा पूरा पक्का धागा बन गया, या माड़ से रगड़ देते थे तो धागा पूरा मजबूत बन गया। बात समझ में आ गया। तो इस ढंग से धागे बनते थे। अब देखिए कि इस तकली के जगह पर जब चरखा आ गया तो इससे क्या हुआ, इस चरखे के प्रयोग से कपड़ा उद्योग में या वस्त्र उद्योग में मात्रात्मक और गुणात्मक विकास हुआ। मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास हुआ। अब मात्रात्मक और गुणात्मक विकास का मतलब है कि जो तकलीफ से सूत काटा जा रहा है तो कितना भी मेहनत कर लीजिए मात्रा में कम ही बनता था और उसमें गुणवत्ता भी नहीं होगी क्योंकि हाथ से बन रहा है। अब जब चरखा में हो गया तो वो एक मशीन घुमा रहा, पहले आपका हाथ से उसको घुमा रहा, अब एक मशीन घुमा रहा है उस रॉड को जिससे आप सूत बना रहे थे, तो मशीन स्पीड से घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि स्पीड से बन रहा है, ज्यादा मात्रा में बन रहा है। और चूंकि मशीन से है इसलिए उसके बुनी भी है पूर्व के तुलना में जो है वो ज्यादा परिष्कृत है। तो इस तरीके से मात्रात्मक और गुणात्मक जब विकास हुआ उसका, तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि भारत में लोग कपड़े पहनते थे लेकिन तकली से काटे गए सूत से कपड़े महंगे होते थे, इसलिए भारतीय लोगों के बदन पे जो है वो वस्त्र कम मात्रा में रहता है। तुर्कों के आने के बाद ये जो इरफान हमीद ने अनुसंधान किया वो पाया कि अब भारत के लोग ज्यादा कपड़े पहनने लगे। क्यों? क्योंकि अब कपड़े सस्ते हो गए और उपलब्ध भी ज्यादा मात्रा में हो गए। लेकिन कपड़ों के मामले में अभी भी तुर्कों और भारतीयों के बीच असमानता बनी रही। तुर्क लोग बहुत ज्यादा अभी भी कपड़े पहनते थे और भारत के लोग उनकी तुलना में कम अभी भी पहनते थे। हाँ, अपने पूर्व पहनावे के मुताबिक ज्यादा पहनते थे। तो वस्त्र प्रयोग के मामले में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ वो इसलिए हुआ कि तुर्क लोग जो है वो चरखा का प्रयोग करना शुरू किए और चरखे के प्रयोग से मात्रात्मक और गुणात्मक विकास वस्त्र उद्योग का हुआ, जिससे भारत के लोग पूर्व की तुलना में अधिक वस्त्र पहनने लगे। तो ये तीसरा तकनीकी प्रगति। अब देखिए चौथा क्या है, तो चौथा है कागज उद्योग, या कह लीजिए कागज का प्रयोग। तुर्कों से पूर्व भारत में जो तुर्कों से पूर्व अगर देखा जाए
के लिए जो चीजें प्रयोग की जाती है वो दो थी, एक ताड़पत्र और दूसरा भोजपत्र। तुर्कों के द्वारा क्या किया गया, कागज का प्रयोग किया गया। अब देखिए यहां पर एक बात समझने वाली है कि आधुनिक कागज जैसे हम आप लोग लिख रहे हैं या जैसे आधुनिक तकनीक से कागज बनता है, उसके लिए वस्तुनिष्ठ अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में किसकी देन, तो पुर्तगालियों की देन। मॉडर्न पेपर की बात नहीं कर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रेस भी उन्होंने लाया, टंकन भी उन्होंने लाया और आधुनिक कागज उन्होंने लाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह के कागज का प्रयोग पहले से नहीं हो रहा। प्राचीन काल में मिस्र पहला कांस्य युगीन सभ्यता है कि जिस कांस्य युगीन सभ्यता में कागज का प्रयोग होना शुरू हुआ। वहां जो कागज बनता था वो पेपिरस नामक एक पौधे से बनता था, इसीलिए कागज को पेपर कहा गया। और बाद में चीन ने इसका बहुत विकसित रूप डेवलप किया। तो चीन से कागज सीखने बनाने की कला तुर्कों ने सीखी और इस तरीके से वो टेक्नोलॉजी भारत में आई। और बाद में पुर्तगीजों ने इसमें और विकास करके आधुनिक कागज को एक उद्योग का दर्जा दे दिया। ये पूरी बात है। तो चलिए इतना तो तय हो गया कि तुर्कों के आगमन से पहले भारत के लोग ताड़पत्र और भोजपत्र का इस्तेमाल लिखने के लिए करते थे, और ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखना एक कष्टसाध्य काम था, इसलिए कि दोनों बहुत बड़े मात्रा में नहीं मिलते थे, और जो मिले उस पर लिखने के बाद उसे सुरक्षित करने की एक लंबी परिपाटी थी। उस पर लिखने की कला नरहन्नी से लिखा जाता था। नरहन्नी में लोहे का एक नरहन्नी आमतौर पर इस्तेमाल होता है नौवा के। नौवा जो है नाखून काटता है पैर आवाज का, तो बोलते हैं नरहन्नी से काटते। तो वही नरहन्नी जो है वो ताड़पत्र भोजपत्र पर लिखने के लिए, लिखने के बाद फिर अंडा जो होता था उसका ऊपरी खोल उसको जला दिया जाता था, और उसके राख को ऐसे करने के बाद उस पर भर दिया जाता था, तो काला काला उभर आता था। यही लिखने का तरीका। और फिर उसको मेष शर्म से, यानी जानवर का जो पेट के अंदर का छिल्ली होता है उससे उसको भर दिया जाता है, और इस तरीके से एक पेपर तैयार होता है इस पर लिखे हुए। तो बहुत मुश्किल। तो उसकी तुलना में जब कागज तुर्कों ने इस्तेमाल किया तो उसका फायदा ये हुआ कि अब व्यापक पैमाने पे लिखने की सुविधा हो। अब सरकंडी के माध्यम, सरकंडी समझते हैं, सरकंडी से सीखी आता, वो भी लिखने का। हाँ, वो भी एक पौधा होता है। बांस का कैसे बांस होता है वैसे लिखता हो। हाँ नहीं, बांस प्रजाति का, लेकिन बांस तो कठोर होता है, वो भी पतला ही रहता है। बांस तो एकदम पतला होता है, और वो चाकू से आप उसका आप नोक बना दीजिए पेन की तरह, फिर रोशनाई में डुबा डुबा के लिखा जाता है, तो इस सरकंडी का कलम कहलाता है। तो ये दोनों चीजें उपलब्ध हो गई, रोशनाई भी, कलम भी और कागज भी। तो देखिए ये जो कागज का प्रयोग था, इसने अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली व्यवस्था को प्रभावित किया, डायरेक्टली नहीं प्रभावित किया, लेकिन अवस्था कैसे प्रभावित किया। तो पहला ये कि सरकारी आदेश अब सुरक्षित हो गए। आप इसी समय से देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत या मुगल काल में क्या हुआ कि अब जितने भी ऑर्डर निकलने लगे वो सब आप खुदाबख्श लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। प्लस पुस्तकें लिखी गई। ऐसा नहीं था कि पहले पुस्तक नहीं लिखी जाती, लेकिन पहले कोई भी आपके अपने जीवन का में चरक ने अब एक चरक संहिता लिख ली, बाद में चल करके उसको देखा देखी किसी ने उसका कॉपी किया। यानी एक आदमी किताब लिखना शुरू करता था तो अपने जीवन का अधिकांश भाग उसमें व्यतीत कर देता था। अब ऐसा नहीं रहा, कागज का प्रयोग होने से ज्यादा किताबें लिखी जाने लगी।
अब इससे एक नया वर्ग पैदा हो गया जिसको बोलते थे कातिब, इंग्लिश हिंदी में इसको लेखक। और यही वर्ग कातिब या लेखक का डेवलप कर करके जो है वो जो पूर्व से चला रहा था कायस्थ वर्ग, उसको इस पर वर्चस्व हो गया। फिर बाद में जिन लोगों ने सीखा तो वो भी लेखक बने। और जब आधुनिक तकनीक ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नहीं आई थी और शिक्षा का बहुत विकास नहीं हुआ था, तो भारत में पढ़ने वालों की बड़ी इज्जत। क्योंकि कोई गांव है, चिट्ठी आई तो गांव में एक ही दो आदमी है जो पढ़ना जानता था। अब उसके यहाँ उसका बड़ा सम्मान था, लोग दौड़े दौड़े चले गए कि जरा पढ़ के सुना था। या कुछ लिखना हुआ तो फिर उससे उसका सम्मान था लिखने वाले का, तो वो लिखता था। नहीं तो डाकिया इसके माध्यम से बहुत पैसा कमाता था और डाकिया का देहातों में बहुत वैल्यू था। चाहे कोई भी हो भाई, हम तो जानते नहीं मेरा बेटा क्या लिख के भेजा है, वही सुनाता था। तो जवाब भी वही कि तू ही लिख दा और भेज दा। तो इस तरीके से कागज ने जो है अप्रत्यक्ष रूप से दो तरीके से प्रभावित किया। एक के कागजी सरकार की स्थापना हुई जिसमें उसकी सारी चीजें जो है लिपिबद्ध हुई और वो हमें वर्तमान समय में मिलती है। और दूसरा कि पुस्तकों का और बड़े पैमाने पे बनना संभव हो सका, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा परिवर्तन। तो इस तरीके से हम पाते हैं मित्रों कि दिल्ली सल्तनत में 4 ऐसे तकनीकी विकास थे जिसके कारण से उसको मजबूती मिली उस शासन को। वो शासन ज्यादा चिरस्थायी हुआ और बाद के काल में दूसरे मुगलों ने इससे ज्यादा विकसित तकनीक लाए, इसलिए तुर्क लोग उन मुगलों से पराजित। तो इससे यह साबित होता है कि कोई भी शासन हो वो अन्य साधनों के अलावा अपने तकनीकी विकास के आधार पर ही किसी देश में शासन करता है या उस शासन को अस्थायी रखता है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास वितरित कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि बराबर आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। और ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। इसी ढंग से जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा तो हम लोग मुगल काल का भी वीडियो बनाएंगे और उसको भी शेयर करेंगे। थैंक यू।